तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतेंद्र में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। इसमें हम आज के वीडियो में ईवीएस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस ईवीएस के डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 2021 में होने वाले यूपी बोर्ड के लिए और यूपी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि इसके पहले हमने यूपी टेट में जितने भी ईवीएस के प्रीवियस एग्जाम हुए थे 2013 से लेकर 18 तक के जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन आए हुए थे उस पेपर में हमने सारे अच्छे से सॉल्व करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज के वीडियो के हम क्या करेंगे, यूपी टेट में ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए, उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके यही प्रैक्टिस सेट्स ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए आज के टॉप 30 क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, पोलियो का कारण है। ये आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। तो पूछा गया कि पोलियो का कारण था, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है जीवाणु, बी दिया हुआ है विषाणु, सी कवक है और डी आपका कीट है। तो पोलियो का जो कारण होता है वो आपका विषाणु होता है। पोलियो आपका पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण होता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो एक विषाणु है यानी वायरस जनित रोग है, और ये आपका पोलियोमाइलाइटिस वायरस होता है, इसकी वजह से होता है। तो ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे अच्छा याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे दिया कि भिंडी में पाया जाता है। तो भिंडी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया ए फास्फोरस। तो भिंडी में फास्फोरस पाया जाता है, ये बात सही है। भिंडी में पूछा गया कि विटामिन ए पाया जाता है, तो विटामिन ए भी यहाँ पे पाया जाता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है कि विटामिन सी भी पाया जाता है, तो भिंडी में विटामिन सी भी पाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखा जाए तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। यानी भिंडी में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 कह रहा है कि सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन का, नंबर बी है ब्रोमीन का, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन का और डी है लोहा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हमने आपको ईवीएस के प्रैक्टिस सेट में कराया होता, जितने प्रीवियस एग्जाम थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि ए क्रोड है आपका क्रोड संरक्षण, बी दिया है स्वस्थानीय संरक्षण दिया हुआ है, सी दिया हुआ है अपस्थानीय संरक्षण और आपका डी दिया हुआ है परिधि संरक्षण दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे पूछा गया कि जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद यहाँ पे जो यूज किया गया, इस जो भी हमारे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट है, अपस्थानीय संरक्षण इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र या प्राकृतिक अधिवासों को सुरक्षित करने के लिए जो भी प्रजातियों का जो बनाया गया है, यहाँ पे पद बनाएंगे वो अपस्थानीय संरक्षण ही बनाया गया। तो इसका आंसर सी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 86 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दिए गए, पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र का इसमें से कौन सा उदाहरण आपका यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है वायु होगा, बी कह रहा है तालाब होगा, सी कह रहा है जल होगा और डी कह रहा है कि मदरा होगा। तो यहाँ पे जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण कहा जाएगा तो तालाब कहा जाएगा। तालाब में आपके विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपका यहाँ पे तालाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल की बात करें तो कौन सा जल होगा, कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे तालाब में विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे पाया जाता है। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन ए कह रहा है क्लोरीन का, बी कह रहा है ब्रोमीन का और आपका सी कह रहा है आयोडीन का और डी कह रहा है लोहा का। तो इसका जो राइट आंसर आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर आपका आयोडीन ही होगा। तो समुद्री शैवाल आपका आयोडीन के साथ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक, तो आपको पता होगा कि स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम की चाहिए और विटामिन डी भी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आप देख सकते हैं 88 का डी होगा, यानी हमारा कैल्शियम और विटामिन वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो ये भी आपको पता होगा, इसको हम यहाँ पे डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता होगा कि विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। फिर 91 कहता है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहते हैं, यानी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है। तो ये भी आपको पता होगा कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो 91 का सी रहेगा। ठीक है, आपको याद रखना है बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलेंगी तो वो आपका खाद्य जाल ही बनाएंगी। आपका यूपी टेट 2014 में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। 92 देखते हैं, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग
नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। यानी भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर नारियल के तेल में पकी हुई मछलियाँ को खाना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम है, बी बिहार आपका है, सी गोवा है और डी आपका जम्मू कश्मीर है। तो जो आपका मिजोरम राज्य है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, जो 92 का मिजोरम राज्य है जो कि नारियल में पकी हुई मछलियाँ खाना पसंद करता है, ना कि नारियल के तेल में। तो आपका इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रीना आम पसंद करती है। यहाँ पे रीना कोई लड़की है जिसे आम खाना पसंद है। वह इन्हें जो जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है और इन आमों को क्या करती है, वो जाड़े के सीजन में रखना चाहती है ताकि वहाँ पे यूज कर सकें। तो निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? यहाँ पे आपके ऑप्शन कुछ दिए गए हैं। अचार और आम पापड़ बनाना, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में संचित करना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना। तो आप लोग इसका कॉमन सेंस के आंसर दे सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखने का कोई मतलब ही नहीं होता, तो बी तो आपका नहीं होगा। और जूस तैयार करेंगे तो वायुरोधी डिब्बे में कब तक आप रखेंगे, तब भी वो आपका ख़राब हो ही जाएगा, तो यहाँ पे सी भी नहीं होगा। प्लास्टिक के थैले में रखेंगे तो भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप उस आम का अगर अचार बना लें और पापड़ बना लें तो आपके पूरे सीजन भर चलेंगे। तो ये आपका यहाँ पर 93 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 कह रहा है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? यानी खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, दूध पनीर दिए हुए हैं, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका सेब जैम दिया हुआ है, तीसरा आपका दिया है कच्चा आम अचार दिया हुआ है और आलू चिप्स दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो जैम होते हैं वो सेब के बनाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। आम का जो अचार होता है कच्चे आम का बनाया जाता है, तो ये भी जोड़ा ठीक दिया हुआ है। आलू के चिप्स बनते हैं, ये भी जोड़ा आपका ठीक दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए नंबर देखते हैं, दूध पनीर। यहाँ पे पूछा है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सा जोड़ा ठीक है? तो यहाँ पे दूध पनीर जो होगा वो खाद्य के संरक्षण के लिए ठीक नहीं रहेगा। आपको इसको संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। आम का अचार आप संरक्षित करके रख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक चलेगा। आलू के चिप्स भी आप संरक्षित करके रख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक चलेगा। सेब के जैम भी आपको संरक्षित करके रख सकते हैं, वो भी काफ़ी टाइम तक चलेगा। लेकिन दूध का जो पनीर बनाते हैं वो ज़्यादा दिन तक आप संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जोड़ा आपका सही नहीं होगा। तो 94 का ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 95 बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में से इकट्ठी की गई है निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानें जिनके भीतर बीज होते हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बाजार से कुछ सब्जियां इकट्ठा की हैं और उनको आपको पहचानना है जिनमें आपके बीज होते हैं। तो यहाँ पे आलू दी गई है, टमाटर दिया गया है, आपका नाशपाती दी गई है, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा, ये सभी सब्जियाँ आपकी दी गई हैं। तो इनको ही आपको छांटना है। तो आपको बता दें जो टमाटर होता है इसमें बीज पाए जाते हैं, तो आपका एक टमाटर हो जाएगा। नाशपाती में भी आपके बीज पाए जाते हैं, चीकू में बीज पाए जाते हैं और भिंडी में भी बीज पाए जाते हैं, करेला में भी छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, प्याज में आपके बीज नहीं पाए जाते हैं, खीरा में बीज पाए जाते हैं। तो आलू और प्याज को छोड़कर सभी ऐसी सब्जियां यहाँ पर हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल मैच कर रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, ये सभी ऐसे हैं जो जिनमें बीज पाए जाते हैं। तो 95 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है? तो दही के निर्माण के लिए आपको याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस, यानी 96 का डी राइट आंसर आपको लैक्टोबैसिलस आपका जो होगा दही निर्माण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। 97 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जब मोर सांप को खाता है, यहाँ पे पहली खाद्य श्रृंखला दी है कि मोर सांप को खाता है। ठीक है। और सांप जो होता है वो कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम पीछे से चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पौधा होता है आपका उत्पादक होता है। तो यहाँ पे पौधे को करें, यहाँ पे पीछे से पढ़ें, यहाँ पे हम पौधे से देखते हैं आप यहाँ से। तो पौधे को कीड़े ने खाया तो कीड़ा आपका होगा प्राथमिक उपभोक्ता होगा। फिर कीड़े को सांप ने खाया तो आपका जो सांप होगा वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा। और फिर सांप को मोर ने खाया तो मोर आपका तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा और वो शीर्ष उपभोक्ता भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता दिया है, अंतिम अपघटक तो होगा नहीं, प्राथमिक अपघटक भी नहीं होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सबसे शीर्ष पर होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता ही माने जाएंगे यहाँ से। तो राइट आंसर आपका 97 का डी होगा, जो सबसे शीर्ष पर होंगे और क्या तृतीयक उपभोक्ता होंगे। 98 का क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता आपके जैविक समुदाय में क्या होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो प्रायः पेड़ पौधों को खाते हैं। तो पेड़ पौधों को खाते हैं यानी तनों की सब्जियों को खाते हैं, तो वो आपके शाकाहारी होंगे। तो 98 का सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं वो कहलाते हैं। तो जो भी शाकाहारी जंतु होंगे वो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करेंगे, तो आपके प्राथमिक चरण के ही होंगे। तो आपका 99 का ए राइट आंसर बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 100, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी को प्रभावित किए तो कहलाता है, यहाँ पे पूछा गया है कि वो परजीवी कहलाता है या सहभोजी कहलाता है या मृतोपभोजी कहलाता है या सहजीवी कहलाता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा वो सहभोजी कहलाता है। जब भी कोई एक जीव लाभ ले और बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किया, यानी उसको कोई भी प्रभाव उस पर न पड़े और वो अपना लाभ लेता रहा, तो आपका सहभोजी कहलाएगा। सहजीवी वो होते हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और एक साथ रहते हैं, तो वो सहजीवी होते हैं। यहाँ पे सहजीवी तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया प्याज, आलू, अदरक आपके क्या हैं, तो प्याज, आलू, अदरक आपके जो हैं वो तना में आते हैं। तो आपको अच्छे क्या रखना है, प्याज आलू आपके यहाँ क्या हो जाएंगे, प्याज आलू आपके क्या हो जाएंगे, तना हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे यहाँ पे इनको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन आपके लैंड स्टीनर हैं, जेनिंग्स हैं, पैंटिन एवं मास्ट हैं, कार्ल मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा 102 का ए होगा, लैंड स्टीनर। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। आपको अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 103, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो ये भी आप सभी को पता होगा कि ज्वर नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है। तो आपको बता दें ये सभी जो ऑप्शन दिए गए ये सभी ज्वर के लिए यहाँ पे पैरासीटामोल, ब्रोफेन, ल्यू 52, बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी ज्वर के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है तो आपको वो बी कॉम्प्लेक्स प्रयोग की जाती है। तो आपको अच्छे क्या करना है, यहाँ पे पैरासीटामोल आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है। तो आपका जो इंसुलिन है वो किस प्रकार की रासायनिक प्रकृति रखता है? तो आपका जो इंसुलिन है वो आपका वसा में आता है। तो आपको याद रखना है 104 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। इंसुलिन जो आपका है वो वसा में आता है। फिर यहाँ पे 105 का था क्वेश्चन कि प्लेग है। तो प्लेग कह रहा है विषाणु जनित बीमारी आपकी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है और खनिज जनित बीमारी है। तो जो प्लेग आपका है वो जीवाणु जनित बीमारी है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 106 क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा गया पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? पोलियो का उपचार करना था या पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना था, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना था, ये सभी। तो यहाँ पे बता दें पोलियो का उपचार करना नहीं था, पोलियो से लकवा का नहीं करना था, पोलियो का संपूर्ण यहाँ पे उन्मूलन करना था, यानी पोलियो को पूर्णतः खत्म करना था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला आपकी यहाँ पे यकृत होती है, यानी आपके सारे कार्य आपके यकृत से ही होते हैं। तो मनुष्य की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो यकृत ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेंगू रोग का वाहक है। तो डेंगू रोग का वाहक आप सभी को पता होगा कि एडीज मच्छर की वजह से आपका डेंगू होता है। तो 108 का राइट आंसर ए हो जाएगा। डेंगू मच्छर का वाहक एडीज मच्छर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे पूछा गया 109 में श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। तो श्वेत फेफड़ा यानी सफ़ेद फेफड़ा कैंसर किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि एस्बेस्टास की वजह से होता है, दूसरा पेपर से होता है, तीसरा टेक्सटाइल से होता है और सिलिका से। तो आपको बता दें टेक्सटाइल उद्योग में जो लोग काम करते हैं उनको वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे बारीकी व छिद्र वाली चीज़ें होती हैं जो पाउडर टाइप का होता है। तो श्वेत फेफड़ा कैंसर आपका टेक्सटाइल उद्योग में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये आपको यहाँ पे बताना होगा। ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। और नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते जल में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तेल में पकाना। तो आप सभी लोग इसको ऑप्शन को देख के बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपका ए ही होगा। सब्जियों को अच्छी तरह से आपको धोना होगा और फिर काटना चाहिए। तो आपका आंसर नंबर ए रहेगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि 30 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा कि विटामिन की कमी से घाव से रुधिर बहना नहीं रुकता है। विटामिन की कमी, अगर आपको कौन सी विटामिन कमी हो जाएगी तो आपके जो घाव होंगे उनसे रुधिर बहना आपका नहीं बंद होगा। तो विटामिन के आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के आपका रक्त का थक्का बनाता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो आपका घाव के रुधिर बहना बंद नहीं होगा। तो आपके या आपके 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।